Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। आपको पता ही है एवरी संडे द हिंदू न्यूज़पेपर में साइंस एडिशन आता है एडिटोरियल के जगह पे। रिमेंबर दिस पॉइंट, एडिटोरियल नहीं आता है, एडिटोरियल के जगह पे वी विल ऑलवेज हैव व्हाट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहां पे आती है। सो हम हमेशा अपने लेक्चर्स में कभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडिशन आता है तो वो नेक्स्ट डे कवर करते हैं और समटाइम्स मैं वही दिन कवर कर देता हूँ जो भी वो टॉपिक्स है। ओके, बेस्ड ऑन व्हाट दी संडे अगर थोड़ा बहुत फ्री रहा तो मैं कर ही देता हूँ बिकॉज आपके प्रिपरेशन में थोड़ा हडल नहीं आए, स्मूथने चलते रहे और जिस दिन का पढ़ना है उस दिन आपका कवर हो जाए। ठीक है, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट रिलेटेड में ये फॉलोइंग टॉपिक्स। दिस आर द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये मंकी पॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत। ओके, मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको सुनना चाहिए बिकॉज वेरी लूसिड वे में मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, किस्पर टेक्नोलॉजी, ये 2 बार ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है किस्पर टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपको ये भी अच्छे से ध्यान से सुनना होगा। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है ज्योग्राफी में, किस तरीके से ये प्लेट टेक्टोनिक्स और टेक्टोनिक जो कि थ्योरी है ये बनी है। तो बहुत सारे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, तो बहुत सारी थ्योरीज है। तो 2-4 थ्योरी ही पढ़ते हैं हम अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, अगर फिर से अगर आया तो आपके लिए वो थ्योरी को सब्सटैंशिएट करने के लिए और 2 एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं आप बिकॉज फ्रॉम दिस लेक्चर। तो आपके पास और 2 एग्जाम्पल्स मिल गए हैं कि किस तरीके से एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट को रिलेट करके बता सकें कि ये पहले एक थे, बाद में स्लोली अलग हो गए। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये फॉसिल्स जो भी मिलते हैं, डायनासोर के ढांचे इंडिया में रहो या अफ्रीका में रहो या अमेरिका में रहो, किस तरीके से सेम है, किस तरीके से सिमिलर है। अगर सेम रहे तो हम ये बोलते हैं कि वो 2 पार्ट्स जुड़े हुए थे, अगर सेम नहीं है तो हम ये बोलेंगे वो 2 पार्ट्स कभी जुड़े हुए नहीं थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थोड़े और एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको इन योर मेंस एग्जामिनेशन में, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस गो अहेड। मंकी पॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। मंकी पॉक्स जब आया था, ओके, एडिटोरियल इस तरीके से था, बहुत जरूरी है ये मंकी पॉक्स का जो भी एडिटोरियल था उसके ऊपर हेडिंग इस तरीके से थी, गवर्नमेंट शुड try to monitor or try to surveillance the genomic variation. Okay, that is what the editorial was saying. Genomic variation का मतलब है ये हमारा है डबल हेलिक्स डीएनए है। अगर ये कुछ बदल गया, हमारा पूरा जीनोम और उसका जो भी कोडिंग होता है, जीन और उसका जो भी कोडिंग होता है, वी कॉल इट एज जीनोम। सो एज ए बल्क हम उसको जीनोम बोलते हैं। जितना भी हमारे पास डीएनए है वो कहलाएगा जीनोम ओनली। और एक पार्ट एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये पार्ट मेरा हेयर कलर का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ये पार्ट ओके ATGC ATCG जो भी इस पे अरेंजमेंट होते हैं उस हिसाब से मेरे बॉडी में फीचर्स बनना शुरू होते हैं। ओके, मेरी वॉइस ये पार्ट ये कोड से बनेगी, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ, एंड वी कॉल दिस कोड एज जेनेटिक कोड। सो एक जीनोम के बारे में अगर आपको पूरा पता करना है और अगर एक इंसान, अगर समझो कि मैं हूं, मेरे जो फीचर्स किस तरीके से आए हैं, मेरे पास जो इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, मेरे पास जो हार्मोनल प्रोडक्शंस होते हैं, मेरे पास जो एंजाइम प्रोडक्शंस होते हैं, पेप्सिन हो, टायरोसिन हो, पेप्सिनोजन हो, एक्सेट्रा, तो वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, मेरा जो है स्किन कलर है, मेरा जो हेयर कलर है, जो मेरा वॉइस के वोकल्स है, तो ये कहाँ से कौन से कोड से निकल के आ रहे हैं, कौन से कोड से फॉर्म हो रहे हैं, अगर उसका आइडेंटिफाई हम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं उसको, वी कॉल इट एज जीनोम सीक्वेंसिंग। सो आई हैव गिवन यू थोड़े बेसिक पॉइंट आपको बता दिया, जेनेटिक कोड का मतलब क्या है, जीनोम का मतलब क्या है। अब जीनोम में जब वेरिएशन होता है, मीन्स यहाँ पे जो कोड, चलो मुझे हेयर कलर ब्लैक दे रहा है, अगर समझो कि मेरे बच्चे को यहाँ पे हेयर ब्लैक आने की जगह व्हाइट हेयर आ गए, तो क्या हो गया, ये जो कोड है जब मेरे से और मेरे बच्चे में जब ट्रांसफर हो रहा था, ये जो इनहेरिटेंस हुआ, ये इनहेरिटेंस होते जब म्यूटेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ये कोड चेंज हो गया। चेंज होने की वजह से बच्चे को ब्लैक कलर आने के बदला वो क्या आ गया, व्हाइट कलर के हेयर्स आ गए, राइट। सो अगर इस तरीके से अगर जीनोम का सीक्वेंस हम मॉनिटर नहीं करें, जीनोम के बदलाव अगर हम मॉनिटर नहीं करें,
तो ये आगे की जनरेशन में ऐसे ही जा सकता है, हम इस तरीके के चेंजेस को रोक नहीं पाते हैं। तो यही बोल रहा है आर्टिकल में कि कभी भी कुछ वायरस आता है, वो कोरोना वायरस हो, वो मंकी पॉक्स वायरस हो, कौन सा भी वायरस हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके जो म्यूटेशन होके वो जो एवॉल्व होते हैं, जो अपने अंदर आते हैं, बॉडी के अंदर आने के बाद में अपने डीएनए से मिलते हैं, मिलके फिर वो एक अपनी ओन एक शक्ति उनके पास आ जाती है वायरसेस के पास, तो वो फाइट करते करते इम्यूनिटी गेन कर लेते हैं, फिर वो म्यूटेट होते हैं, फिर हायर सुपीरियर वर्जन आता है उनका। इस तरीके से दे अंडरगो ऑल्सो डीएनए चेंजेस, वो अंडरगो करते हैं। वो डीएनए चेंजेस अंडरगो करने की वजह से जो भी हम वैक्सीन हो, जो भी हम मेडिकेशन देते हैं ना, उनके ऊपर काम नहीं करती है। तो हमें अगर हम ये सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं या इनका प्रेडिक्शन मालूम कर सकते हैं, तो जो भी वैक्सीनेशन जो हो, जो भी मेडिकेशन हो, हम सीधी तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं और बिफोर एनी डिजास्टर उसको हम डिप्लॉय करके हम जो भी है प्रिवेंशन ऑफ लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल में बेसिकली इसके ऊपर ही चर्चा है एंड इट इज सेइंग दैट जीनोम सीक्वेंसिंग को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, इसके वेरिएशंस को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है एंड इट इज सेइंग दैट इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब है कंपलसरी, गवर्नमेंट जीनोम वेरिएशंस को मॉनिटर करते जाना चाहिए। उस वजह से आराम से हम निकाल सकते हैं, उसका वैक्सीन हो, मेडिकेशन हो, वी कैन ईजिली मेक इट। आपको पता ही है मंकी पॉक्स में इस तरीके के रैशेस होते हैं, द वन हु गॉट अफेक्टेड। ठीक है, मंकी पॉक्स तो पहली बार 1970s में इस तरीके का केस आया था। मीन्स ऑब्वियसली समझिए कि अगर एक इंसान को मलेरिया है तो उसे कुछ सिम्टम्स होंगे, अगर कोई इंसान को कुछ और सिम्टम्स हो गए तो हम उसको अलग डिसीज का नाम दिए, कुछ इंसान को और सिम्टम्स है तो हम किसी और चीज़ के डिसीज का नाम दिए। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स डिसिमिलैरिटीज ओनली, सिम्टम्स के डिसिमिलैरिटीज के वजह से ही वी हैव गिवन व्हाट, हम नाम देते जाते हैं, वी विल गिव व्हाट न्यू नेम्स टू द डिसीजेस। सो मंकी पॉक्स पहली बार रिपोर्ट हुआ था 1970 में। ओके, एंड जब वो पहली बार रिपोर्ट हुआ था बेसिकली अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। ओके, ये अगर अपना अफ्रीका है यहाँ पे, और यहाँ पे सोमालिया, मोगादिशु, इधर सूडान, साउथ सूडान, यहीं पे था वो। ओके, यहाँ से कभी गया नहीं। बट 2022 में स्पेन में भी केसेस दिखाई दिए अपने को, नॉर्थ अमेरिका में भी केसेस आ गए, यूरोप में भी केसेस आ गए। इसका मतलब क्या है, अभी ये जो मंकी पॉक्स है इट्स नो लॉन्गर व्हाट एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है अगर कोई चीज़ वही एरिया को, कोई एस्पेक्ट रहो, कोई स्पीशीज रहो, कोई एनिमल स्पीशीज रहो, कोई प्लांट स्पीशीज रहो, कोई बीमारी रहो, कोई आउटब्रेक रहो, कोई सी भी चीज़ अगर वहीं पे होती है, वही एरिया को, वो एरिया तक ही सीमित होती है, देन वी कॉल इट एज व्हाट, एंडेमिसिटी। देन हम क्या बोलेंगे इसको, वी कॉल इट एज एंडेमिसिटी। ओके, तो अभी ये जो एक्सटेंट हो गया है मंकी पॉक्स है, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज तक नहीं है, ये यूरोप में भी पहुंच गया है, ये अमेरिका तक पहुंच गया है। दैट्स वाई WHO ने जुलाई 23 के दिन ये डिक्लेयर किया था मंकी पॉक्स एज इंटरनेशनल इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, कि इसके ऊपर जल्द से जल्द प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये भी कोरोना वायरस के जैसा पैंडेमिक बन जाएगा। तो जब भी ये अनाउंस किया जाता है WHO, तो उनको गाइडलाइंस दिए जाते हैं कंट्रीज को, उस तरीके से वो उसका गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, छोटे छोटे PSC के एग्जाम्स जो भी लिखते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली WHO हैज डिक्लेयर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज एज इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो वो देंगे कोरोना वायरस, वो देंगे मंकी पॉक्स, वो देंगे डेंगू, वो देंगे मलेरिया। तो आपका आंसर होगा 1 and 2, बिकॉज 1 को भी और 2 दोनों को भी दिया गया था इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, अभी एज फार एज नाउ अगस्त, मतलब अगस्त ही चल रहा है, अगस्त 5 तारीख है और 8 तारीख है, 25,000 केसेस ऑफ मंकी पॉक्स हैज बीन रिपोर्टेड। ओके, 75 ऑफ विच हैव नेवर हिस्टोरिकल रिपोर्टेड मंकी पॉक्स। तो ऐसे जगहों पे रिपोर्ट हुए जहाँ पे कभी आज तक मंकी पॉक्स भी कभी आया नहीं था। तो समझिए कि इसका जो मंकी पॉक्स का एक्सटेंट है वो बढ़ते जा रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट एडिटोरियल सेइंग दैट जीनोमिक जो सर्विलेंस है, जीनोम का जो म्यूटेशंस हो रहा है, they provide very good insight about the outbreaks. Okay, वो ट्रैकिंग द पैथोजेंस और उनका जो भी म्यूटेशन है, अगर वो हम ट्रैक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि हम किस तरीके के डिसीजन ले सकें, किस तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकें, क्यूर कर सकें, और डिसीज स्टडी में भी हेल्प होगा। ये मंकी पॉक्स एक DNA वायरस है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ये भी याद रखिए, छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है मंकी पॉक्स के में क्या है जेनेटिक मटेरियल, DNA है या RNA है, DNA है। ओके,
सो monkeypox has a small rate of accumulating genetic changes, तो थोड़ा कम रेट है, पॉक्सो वायरस के कैटेगरी में आता है ये, और ये डेफिनेटली अंडरगो करता है म्यूटेशंस, मींस इसमें इसके वेरिएशंस ओके भाई बहन निकलते रहते हैं, तो रेट तो स्मॉल है, ऐसा ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लाता है, बट चेंजेस लेके आता है. बट रिसेंट स्टडी रिवील दैट द ऑब्जर्व रेट ऑफ जेनेटिक चेंजेस इन द वायरस वॉज हाइयर, ओके, एवरेज ऑफ अराउंड 50 जेनेटिक चेंजेस. तो एज फार एज पहले जब सोचे थे कि उतना नहीं करता था, जेनेटिक चेंजेस उतने वेरिएशंस नहीं आते थे इसके जीनों में, इस तरीके से सोचे थे. उसके बाद में जब स्टडी रिवील हुई उसमें यह पता चला कि ये बहुत हाई रेट से चेंज करता है अपना जीन, चेंज करता है अपना जेनेटिक कोड. Infections in the animal reservoirs could also enable continued transmission and accumulation of mutations before the virus jumps to humans. जब तक वो monkeypox, obviously again we say that it is coming from monkey only, तो वो monkey में जब तक रहेगा, animal में जब तक रहेगा वहीं पे वो इतने mutations कर देंगे कि उसके अलग अलग strains बन जाते हैं. Okay. Fine. So one study has also suggested that continued evolution of this virus, continued इसका जीनोम जब चेंज होने लगा है, इंक्लूडिंग डिलीशंस, नए जेनेटिक कोड डिलीट हो रहे हैं, फिर नए ऐड हो रहे हैं, ओके, उससे क्या होगा, वायरस कंटिन्यू टू इवॉल्व विथ सस्टेन्ड ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन. मीन्स 1970 से लेके आज तक अपने को ये वायरस दिख रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्लोली अपने आप को चेंज करते हुआ, सर्वाइव करते हुआ इतने डिकेड से पूरी दुनिया में स्लोली फैल रहा है. सो दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. सो इट इज ए वेरी सीरियस कंसर्न. पूरे गवर्नमेंट्स इसके ऊपर देखना चाहिए. केरला में इसका आउटब्रेक हुआ है, सो केरला गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक इट एज ए कॉग्निजेंट, एंड इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम करना चाहिए और प्रॉपरली अपने को गाइडलाइंस देना चाहिए कि किस तरीके से हम बचें, किस तरीके से वो पर्सन को आइडेंटिफाई करें जिसको मॉन्कीपॉक्स हुआ, और जिसको हुआ मॉन्कीपॉक्स वो किस तरीके से स्टेप्स ले घर में बैठे क्वारंटाइन हो. सो दिस हैज टू बी डन बिकॉज मॉन्कीपॉक्स का गवर्नमेंट की तरफ से आज तक कुछ एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं आया, कुछ अवेयरनेस कैंपेन नहीं आया. सो इट इज हाई टाइम कि वो डिजास्टर होने से पहले लेट अस डू समथिंग विच विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ. ठीक है, राइट, फाइन. और स्नैपशॉट में अपने पास ये था, researchers have sounded the alarm about the use of machine learning to make predictions on the basis of data patterns. बहुत ज़रूरी है ये. ओके, मशीन लर्निंग का मतलब है, ठीक है, मशीन लर्निंग आप देखिए, मशीन लर्निंग मतलब है मशीन को हम पहले सिखाना कि भाई ये ऐसा है, तो मशीन वो डेटा स्टोर करेगी और अपने को सेम टू सेम अगर ऑब्जेक्ट हम दिखाते हैं तो मशीन बोलेगी कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अभी मेरा चेहरा तो मशीन क्या करेगी, इफ दिस इज माई फेस, तो मैं मशीन में कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, यहाँ से एक डॉट, यहाँ से एक डॉट, मेरा फोरहेड से नोज स्टेप, फोरहेड टू चिन, इस तरीके से डॉट्स बन जाते हैं. आपके भी सबके इस तरीके से डॉट बना के मशीन में दिया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है. द मोमेंट आई स्टैंड, मैं जब भी आऊँगा ऐसा कैमरे के सामने, तो वहाँ से जो भी बीम निकलेगी वो बीम यहाँ पे टिक 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 ऐसा पूरा प्रॉपरली मेरे मेजरमेंट्स लेके बाजू दिखाएगी, ओके यू आर सैयद शुजातुल्लाह, यू कैन गो इनसाइड. इस तरीके से दिस इज कॉल्ड एज व्हाट मशीन लर्निंग कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट मशीन लर्निंग. सबसे बड़ा प्रॉब्लम मशीन लर्निंग का क्या है, डेटा कितना स्टोर करें. अगर समझो एयरपोर्ट्स पे विदाउट एनी चेकिंग नहीं करना है. चेकिंग के लिए जो भी कस्टम्स ऑफिसर्स होते हैं, कस्टम्स असिस्टेंट्स जो भी होते हैं, अब वो चेकिंग जो करते हैं, बोर्डिंग पास एक्सेट्रा है नहीं, अगर वहाँ पे अपने को रिप्लेस करना है विथ मशीन, लेबर, यहाँ पे जो कस्टम है वो लेबर को रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट मशीन, तो वहाँ पे मशीन लगाना है, तो वहाँ पे हम मशीन लगा देंगे. द मोमेंट वो गो इनसाइड, तो इट विल टेक द रीडिंग्स एंड इट विल से ओके आपका वेरीफाई हो गया, यू कैन गो इनसाइड. बट आप अब ये देखिए कि ये मशीन में एक्चुअली 117 करोड़ इंडिया का डेटा होना चाहिए और उनकी ये मार्किंग पूरी करनी चाहिए और मशीन में स्टोर करना चाहिए. अपने मोबाइल में 100 GB 128 GB, ओके, आप देखिए कि उतना ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते. 117 लोगों का डेटा स्टोर करना, करोड़ शेयर करना, तो आपके पास कितना ज़्यादा मेमोरी कार्ड होना पड़ता, कितना ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर होना पड़ता. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. मशीन लर्निंग से बड़ा डेटा हम एनालाइज करने के लिए बहुत सारा स्टोरेज होना चाहिए, मेमोरी स्टोरेज होना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. अभी हम एयरपोर्ट में कहाँ पे रखेंगे, एक डिपार्टमेंट, एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ मेमोरी कार्ड से जहाँ पे अपना डेटा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. इससे हम कस्टम्स वहाँ पे ऑफिसर्स ठहरते हैं, हम उनसे ही चेकिंग करा लेते हैं, राइट. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मशीन
का लर्निंग होता है जब आप उसमें डेटा फीड करते हैं, जब आप इमेज या फोटो या मार्किंग्स या मेजरमेंट्स देते हैं, तभी मशीन का लर्निंग होता है। वो लर्निंग के हिसाब से ही वो एक्यूरेट है नहीं है, वो तो टीम टेस्ट कर लेती है कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट वॉट एवर इट इज, आप समझिए इसमें कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दैट्स वाई इसका और एक भाई है जिसका नाम है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज व्हाट, हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स में दो भी है, मशीन लर्निंग भी है, डीप लर्निंग भी है। मशीन लर्निंग मीन्स अगर हमें कुछ बताया गया है, अगर हमें कुछ बोला गया है, अगर हमें कुछ सिखाया गया है, वो हम वो भी सीखते हैं। सीखने के बाद में हमारे पास ऐसी एक नॉलेज आ जाती है, वो नॉलेज हम वेरियस एस्पेक्ट्स पे जिंदगी पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में हम ये देखते हैं कि ओके ये है, ये वो है। लाइक अब समझो मुझे बताया गया है बचपन में ये एक बिल्ली है, एक कैट है, ये कैट इस तरीके से दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है दुनिया में कितने की स्पीशीज ऑफ कैट है, राइट। तो मुझे हर एक की इमेज तो मेरे में डाली नहीं गई है, हर एक की इमेज मैंने कभी देखा भी नहीं, तो बट आई स्टिल कैन मेक आउट कि हाँ ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है, एक्सेट्रा, ये डॉग है, डॉग है, डॉग है, एक्सेट्रा। तो आप समझिए कि दो ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट सीन, हम इतना ज्यादा इमेजेस और ब्रीड्स के और स्पीशीज के, ना कुत्तों के देखे, ना बिल्ली के देखे, ना हाथी के देखे, किसी के नहीं देखे, बट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये है बिल्ली, ये है कुत्ता, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। ये जो हमारी डीप लर्निंग है ये सबसे यूनिक है, ओके, विच इज, एंड ये डीप लर्निंग मशीन में देना बहुत डिफिकल्ट है, और ये आजकल का इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी है। मशीन लर्निंग तो हर कोई कर रहा है, ओके, फेस रिकग्निशन हो रहा है, बायोमेट्रिक भी क्या है, बायोमेट्रिक भी मशीन लर्न है। मेरा पूरा डेटा क्या करे, आधार कार्ड लेते हो फिंगरप्रिंट से पूरा डेटा स्टोर कर लिए, जब मैं ऐसे दबाता हूं तो ऑटोमेटिकली मशीन में मेरा डेटा ऑलरेडी फीड है, तो मैं ऐसा करता हूं तो मेरे जो भी रिंग्स है यहाँ पे वो ऑलरेडी फीडेड है, तो सेम टू सेम मैच होगा और मेरा फोटो आ गया। मशीन को लर्न करें हम। बट डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग खुद से ही सीखना है, अपने आप के पैटर्न्स बनाना है। ओके, अगर मैं 3 इस तरीके से लिखूं, 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 तो मशीन को क्या प्रॉब्लम है कि हर एक जो इमेज में यहाँ पे लिखा वो मशीन को डालना पड़ेगा, हमें डालना पड़ेगा, तो मशीन उस हिसाब से लर्न करेगा। बट इस ऐसा रखे तो कितना वो डालोगे आप, डेटा डाल नहीं सकोगे। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मशीन में भी डीप लर्निंग अपनी तरह होना चाहिए। न्यूरल नेटवर्क जो भी है अपने किस तरीके से काम करते हैं, देखो अब ये तो कोई भी बोल देगा कि ये 3 है, राइट। हम अब इसका मतलब अब अपने को जब पढ़ाए थे बचपन में, थोड़ी ना अपने टीचर इस तरीके के 3 बना के बताए थे, ये 3 है, ये 3 है, ऐसा भी 3 होता है, ऐसा तो नहीं पढ़ाए थे कभी भी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि किसी तरीके से एक बार नॉलेज दे तो हम हमारे न्यूरल नेटवर्क से प्रॉपरली कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि ये इंसान का नाम है रामू और ये इंसान का नाम है रेड्डी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड डीप लर्निंग। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि मशीन लर्निंग से बहुत अच्छे से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ओके, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में ये यूज़ कर सकते हैं कि चलो भाई किसी की लाइक ईसीजी है, ईसीजी में ऐसा इस तरीके से टिक 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 ऐसा आता है, राइट, ऐसा ऐसा आता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम फीड कर देंगे, समझो ये नॉर्मल है। ओके, पर्सन ए का हम ईसीजी निकाले, पर्सन ए का ईसीजी निकाले और इसका इस तरीके से आया, इसका इस तरीके से आया। तो अब ये इस तरीके से हम ये डेटा, ये तो नॉर्मल है, ये तो ऑलरेडी फीडेड है, तो ये पर्सन ए का इस तरीके से आया, ये तो मैच नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे कितना प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारियां हो सकती है, क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, ऑटोमेटिकली जीरोक्स पे आ जाना, ओके, आई मीन पेपर पे आ जाना और अपने को प्रिंट आउट ऑटोमेटिकली निकल जाना। दिस इज व्हाट द मशीन लर्निंग विल हेल्प अस। मशीन लर्निंग अपने को जल्द से जल्द डायग्नोसिस बता सकती है, जल्द से जल्द प्रेडिक्शन बता सकती है, कौन से स्टेज में है बता सकती है, क्योंकि वो नॉर्मल और एबनॉर्मल में इजीली एक्यूरेट से कर सकती है। अगर मैं आंखों से देखूंगा गलती भी हो सकती है, चूक भी हो सकती है, बिकॉज हर डॉट को मैं प्रॉपरली ऊपर है या नीचे है, ऊपर है या नीचे है, ऊपर है या नीचे, हर डॉट को तो मैं देख नहीं सकता। अब यहाँ पे कितना ऊपर है कितना नीचे आई कैनॉट सी, यहाँ पे कितना ऊपर है कितना नीचे है आई कैनॉट सी, राइट। बट मशीन ये प्रॉपरली रीड करता है कि प्रॉपर मेजरमेंट्स कितना ऊपर है कितना नीचे है, तो एग्जैक्ट आपको एक्यूरेट भी मिलता है और फास्टेस्ट प्रेडिक्शन होता है और इन्फ्लुएंस भी जल्द से जल्द आपको आता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी विद प्रेडिक्टिंग शेप्स, 3D शेप से बहुत अच्छे से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रोटीन के बारे में। ओके, determining the 3D shape of almost any protein known to science is as simple as click away with the help of what artificial intelligence। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग से जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट है ये भी। मशीन में हम क्या डालते हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते हैं, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस देखिए, हमारी इंटेलिजेंस देखिए, वी कैन इंटरप्रेट थिंग्स, हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, वी कैन एनालाइज थिंग, ओके, वी कैन इंटरप्रेट, वी कैन एनालाइज थिंग्स, ओके। ये दो भी हम कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा बाय आवर विजुअल, ओके, बाय और व्हाट ऑडियो से भी हम एनालाइज करते हैं। कोई कहीं से बात कर रहा तो हम एनालाइज कर सकते हैं, कोई चीख रहा तो हम बोल सकते हैं कि अरे भाई वहाँ डेंजर है, कोई हंस रहा तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई कोई हंस रहा है। सो ऑडियो से भी हम एनालाइज करते हैं, और देख के भी हम एनालाइज करते हैं कि कोई किसी को अगर चाकू मार रहा है तो हम ये देखते हैं कि अरे ये वहाँ पर डेंजर है, कोई किसी से हक कर रहा है तो हम बोलते हैं भाई वहाँ पे प्यार मोहब्बत चल रही है। तो हम विजुअल और हमारे कान से एनालाइज करते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस, और उस हिसाब से हम फीडबैक और रिस्पांस मैकेनिज्म देते हैं, राइट और रॉन्ग, यस। और नॉलेज इंपार्ट होने के बाद अपने को इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी आ जाती हैं। वहाँ पे हम कॉग्निटिव करते हैं, वहाँ पे हम एनालाइज करते हैं, डेटा सेट्स बनाते हैं, डेटा एनालिटिक्स करते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो थोड़ी बहुत इंपार्ट की गई इंटेलिजेंस है, जो कि नॉलेज हम गेन करें भाई थ्रू अवर एजुकेशन, थ्रू अवर ट्रेनिंग, ओके, और थोड़ी जो इंटेलिजेंस है जो हम ऑब्जर्वेशन से मालूम होती है कि विजुअल ऑडियो से हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। अगर यही चीज हम मशीन को दे देते हैं तो वो भी प्रॉपर्ली एनालाइज करेगा, वो भी प्रॉपर्ली बोलेगा कि प्रोटीन कितना है, प्रोटीन कितना नहीं है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज ऑल्सो वी कैन इजिली डू इट, फाइन, राइट। नेक्स्ट इज होल्ड प्रॉमिस। किस्पर कैसनाइन, किस्पर एक टेक्नोलॉजी है, कैसनाइन एक प्रोटीन है। तो आप देख सकते हैं ये इतनी अच्छी है, जस्ट नाउ व्हाट वी हैव डन, अगर हमारे ये डीएनए अगर खराब है भाई, ये डीएनए में ये कोड अगर खराब है, इसको निकाल दो, नया कोड लगा दो। ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत अभी इवॉल्व हो चुकी है, और बहुत सिंपल और बहुत ईजी और बहुत एक्यूरेट वे में ये काम कर रही है टेक्नोलॉजी। हाउ किस्पर टेक्नोलॉजी वर्क्स, तो देखिए ये आपका Cas9 एक प्रोटीन है, ओके, ये हमारे सेल के ऊपर हमारा जो डीएनए आरएनए जो भी होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये चेंज करना है, ये मिडिल पार्ट जो है, ये मिडिल पार्ट खराब हो गया है, तो इसको जूम वर्जन में देखेंगे, यही चीज को जूम वर्जन समझो, ये जूम वर्जन है, ये पार्ट अच्छा है, ये पार्ट अच्छा है, बीच में का पार्ट है खराब है, तो इसको निकाल के एक नया लगा देना, ओके। तो इसको काटना है, पहले काट दिए, काटने के बाद में जो प्रोग्राम डीएनए मींस जो अच्छा डीएनए उसको यहाँ पे लगा दिए, ओके। प्रोग्राम डीएनए मे बी इंसर्टेड एट द कट, जो खराब डीएनए है वो डीएनए निकाल देना। समझो वही एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर किसी के बच्चे के बाल व्हाइट आते हैं तो पहले ही अगर पता चला कि चलो भाई इनके जीनों में कुछ खराबी है, अगर डीएनए में कुछ खराबी है तो पता चला, तो ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करके वो जो व्हाइट जेनेटिक कोड है वो कोड को ऐसा कट करके जो नॉर्मल है, जो अपना है, अपना निकाल के यहाँ पे डाल देते हैं, फिर बच्चे को ब्लैक हेयर आ जाते हैं। इस तरीके से वॉइस रहो, इस तरीके से इंसुलिन प्रोडक्शन रहो, इस तरीके से ब्लड प्लेट्स का प्रोडक्शन रहो, इस तरीके से एनीमिक सिचुएशन रहो, कुछ भी रहो, हम इजीली क्यूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किस पर बहुत एवॉल्विंग साइंस है, बहुत मार्केट में भी है, एंड इट इज गोइंग टू बी व्हाट changing the way of what medical science with respect to treating of diseases, ठीक है, right, fine, right। एक लिजर्ड मिला जो कि उसको बोलते हैं अगामा लिजर्ड। क्या बोलते हैं उसको? अगामा लिजर्ड। ये पेनिनसुलर रॉक में हमारे यहाँ पे मिला है, पेनिनसुलर रॉक में लिजर्ड मिला है। ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट इन साउथ इंडिया, ये गार्डन लिजर्ड है, okay। These lizards eat insects and in turn they are eaten by what raptors, snakes and dogs. So they live in a places where there are no insects. They cannot live in a places where there are no insects. जहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं होते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, माइट्स टर्माइट्स ये नहीं होते हैं, वहाँ पे आपको ये लिजर्ड्स नहीं दिखते हैं, ओके। बट क्या हुआ, ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इनका हैबिटेट लॉस हो गया है। ये आजकल कम्युनिटी में भी अपने घर के आसपास भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंटल साइंस के, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये इंडिकेटर स्पीशीज में। ये टेम्परेचर को अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब वो यहाँ पे रहते हैं, टेम्परेचर जहाँ पे नहीं रहता है प्लेसेस पे वो वहाँ पे नहीं रहते हैं, बिकॉज वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं और वो अपना टेम्परेचर बाहर से डिराइव करते हैं और मेंटेन करते हैं। तो ये कभी नहीं दिखेंगे आपको, ये लिजर्ड्स कभी नहीं दिखेंगे कूल प्लेसेस पे, ये हमेशा आपको हॉट प्लेसेस पे दिखेंगे, हॉट रॉक्स पे दिखेंगे, ओके, ओपन एरियाज में दिखेंगे, और सन जहाँ पे वहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि उनको वो सन से, वो हॉट रॉक से, वो सॉइल से वो अपने आप को गर्म रखते हैं। हम जो हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, ओके, यू एंड मी, वी आर ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वी डोंट रिक्वायर कि हमें एक हाई टेम्परेचर
टेम्परेचर या लो टेम्परेचर या बैलेंस टेम्परेचर जगह पे जाके अपने बॉडी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अपनी बॉडी अपने आप से ही 37 डिग्री मेंटेन करती है। अगर बाहर ज़्यादा रहा 43 डिग्री सेंटीग्रेड, वी विल स्वेट, हम स्वेट करते हैं, फिर अपने नॉर्मल टेम्परेचर को करते हैं। अगर हमारी टेम्परेचर कम होता है, हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने को टेम्परेचर मेंटेन कर देगी। तो हमारे बॉडी में एक होम्योस्टैसिस सिस्टम होता है जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। बट ये लिजर्ड का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, उनका वो फिनोमिना ही नहीं है, उनके वो कुदरती ही वैसा नहीं है वो। सो दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो अब याद रखिए, तो जहाँ पे ये अगर इनकी अबंडेंस अगर ये लिजर्ड्स की अबंडेंस ज़्यादा दिखती है कोई प्लेस में, इसका मतलब है वो जगह पे वार्म ज़्यादा हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज रहो, ग्लोबल वार्मिंग रहो, वेदर फोरकास्टिंग रहो, तो वहाँ पे जो भी चेंजेस आ सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में एक्सेट्रा, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड। अगर वो जगह पे नहीं दिख रहे थे लिजर्ड्स, अभी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रहने की वजह से बहुत सारे लिजर्ड्स वहाँ पे आ रहे हैं। दैट इज व्हाट। सो दिस लिजर्ड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन of the flowers are also important for with the help of these lizards, right? This is all about today's lecture. Thanks a lot for your time. Have a nice day and bye bye, take care.